नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर समस्या पर, जिसका सरोकार हमसे और आपसे है। बात है हमारे बच्चों की। लगातार छात्रों में बढ़ रही है आत्महत्या की दर। आपने बार बार सुना होगा खबरों में कि कोटा में एक और छात्र ने आत्महत्या की। ये क्यों हो रहा है? ये बहुत बड़े फिक्र की बात है, क्योंकि ये लगातार आंकड़े बनते जा रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। समस्या क्या है? समस्या के जड़ में क्या है? इसका निदान कैसे हो? हम सबको इस बात की फिक्र होनी चाहिए। राजस्थान के कोटा शहर में बस 4 दिन पहले नीट की तैयारी कर रहे 17 साल के एक और छात्र ने आत्महत्या की और 24 घंटे के अंदर यह आत्महत्या का दूसरा मामला था कोटा में ही, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। सिर्फ इस साल अब तक 14 बच्चों ने कोटा में आत्महत्या की है और ये सारी आत्महत्याएं कम उम्र के उन बच्चों ने की जो अलग अलग कोचिंग संस्थानों में एक बेहतर भविष्य का सपना सजाने के लिए आए थे। जनवरी से जून तक, यानी कि इन 6 महीनों में अब तक 14 स्टूडेंट्स ने कोटा में आत्महत्या की है। ये वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग सेंटर्स में आए थे एक बेहतर भविष्य के लिए, नीट की तैयारी करने के लिए। कोई इंजीनियर बनने वाला था, कोई डॉक्टर बनने वाला था। तो सवाल ये बहुत बड़ा है कि कोटा में ये क्या हो रहा है या क्या गलत है? 17 साल की उम्र जिंदगी शुरू करने की होती है, जीवन से मायूस होकर उसे खत्म करने की तो बिल्कुल भी नहीं। फिर कोचिंग की फैक्ट्री कहे जाने वाले शहर कोटा में ऐसा क्या है जो आत्महत्याओं का सिलसिला थम नहीं रहा है? आंकड़े देखिए आप। 2017 की बात करें, 10 कोचिंग छात्रों ने यहां पर जान दी थी कोटा में। 2018 में ये संख्या 2 और बढ़ी, 12 छात्र ने खुदकुशी की। 2019-2020 कोविड का दौर था, छात्र कम आए। 2020 में तो बहुत ही कम आए और इसलिए यहाँ पे आंकड़े नहीं आए। 2021 में फिर 9 मामले सामने आए। 2022 में 15 छात्रों ने आत्महत्या की और 2023 में अब तक, यानी कि जनवरी से जून तक 14 मामले सामने आए हैं। वैसे जो कोटा में ये कोचिंग का कारोबार है वो कोई नया नहीं है, 30 सालों से चल रहा है। देश भर के छात्र अलग अलग हिस्सों से दाखिले के लिए आते हैं। शहर में 200 से ज्यादा छोटे बड़े कोचिंग संस्थान हैं। कोचिंग संचालकों की अनुमानित कमाई 5000 करोड़ है, तो बहुत बड़ी संख्या है। और इसलिए कोटा फैक्ट्री आप लोगों ने देखी भी होगी, इसके ऊपर फिल्में बन रही हैं, सीरीज बन रही है। दूर दराज प्रदेशों से ये बच्चे अपना भविष्य बनाने आते हैं, एक सपना सजोकर आते हैं, लेकिन ये सपना चकनाचूर हो जाता है। परिवार बिखरते हैं। पढ़ाई का जो बोझ है, बेहतर नौकरी और सबसे आगे निकलने की जो दौड़ का बोझ है, ये बोझ इन बच्चों के कंधों को कमजोर कर रहा है। सवाल कई हैं, क्यों लगातार बढ़ रहे हैं छात्रों की आत्महत्या के मामले? क्या शिक्षा के नाम पर फैला हुआ कारोबार बच्चों पर दबाव बढ़ा रहा है? क्या समाज और अभिभावकों की उम्मीदें इन बच्चों से जानलेवा साबित हो रही हैं? और हम बच्चों के मानसिक हेल्थ को बेहतर कैसे बना सकते हैं? ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये जो एक दौड़ है, भाग दौड़, जिसमें बोझ इतना बढ़ रहा है कि बच्चे इसे सह नहीं पा रहे, उनको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? क्योंकि ये सबकी समस्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अरविंद, जो मनोवैज्ञानिक हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुषमा यादव, सदस्य यूजीसी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ कुमार, चीफ एकेडमिक ऑफिसर, विद्या मंदिर क्लासेस। आनंद कुमार, जिनको कौन नहीं जानता, सुपर 30 ए फाउंडर। और हमारे साथ हैं हर्षित भुटानी, जो फैकल्टी हैं कोटा में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने समय दिया है इस बहुत जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आनंद कुमार जी, आप बहुत कामयाबी से सुपर 30 चलाते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं और वहाँ पर इस तरह की समस्या नहीं है कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है और छात्र जो हैं वो इस बोझ को सहन नहीं कर पा रहे। जब हम कोटा की बात सुनते हैं, कोटा फैक्ट्री की जो हो गई है अब, क्या वहाँ पे ऐसा गलत मॉडल है जो बच्चे इस बोझ को सह नहीं कर पा रहे? आपने फिर सुना कि इस साल अब तक 14 बच्चे जान दे चुके हैं। आनंद जी, क्या आप बताना चाहेंगे कि करेक्शंस क्या हो सकती हैं इसमें? वजह क्या लगती है आपको? दरअसल में ये जो घटनाएं घट रही है बहुत दुखद है, आपने सही बताया। और ये काम सिर्फ हमारा, आपका, प्रशासन का नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी का है।
इस विषय पर ध्यान देना कि ऐसा आखिरकार हो क्यों रहा है। दरअसल में माता पिता सपने देखते हैं, उनके सपने पूरे नहीं होते हैं तो अपने अधूरे सपने को बच्चों पर थोपते हैं। हमारे पिताजी खुद कहा करते थे, बेटा कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी काम खराब नहीं है, जो काम तुमको करना है बढ़िया ढंग से करो, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, कुछ अलग करके जीवन में दिखाओ। लेकिन आजकल माता पिता लोगों पर दबाव बनाते हैं। देखो वर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया, देखो शर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया। ये दबाव ना चाहते हुए बच्चे लेने लगते हैं और उन्हें कोटा भेज दिया जाता है। कुछ तो पैसे वाले बच्चे होते हैं, लेकिन जो आत्महत्या किए करने वाले बच्चों की अगर तादाद देखा जाए तो ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास या गरीब बच्चे होते हैं, जिनके पिताजी अपनी आखिरी जमीन, जो आखिरी उम्मीद होती है, उसको भी गिरवी पर रखकर या बेचकर उनको भेजते कि जाओ तुम डॉक्टर बन जाओ। अब बच्चा आता है कोटा, कोचिंग सेंटर वाले उनका, सब कोचिंग सेंटर की बात नहीं कर रहे, लेकिन इन जनरल टेस्ट ले लेते हैं, खाना पूर्ति के लिए एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद जब पढ़ाई शुरू होती है तो जो बच्चा बहुत तेजी से उस रेस में जा रहा है, या जो बच्चा मिडिल क्लास का है, या जो कमजोर विद्यार्थी है, सबको बगैर फिल्टर किए एक साथ पढ़ाई शुरू हो जाती है। अब टेस्ट होता है, जब उन लोगों का टेस्ट होता है तो नंबर्स खराब आते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं समझते, तो बच्चों पर एक मानसिक दबाव बनने लगता है। अब बेचारा बच्चा कहीं का नहीं होता है, कोचिंग सेंटर में वो टीचर से पूछता है कि भाई बताइए ये सवाल नहीं हमसे बन पा रहा है, सॉल्व हो पा रहा है। टीचर भी डांटते हैं, अरे ये तो 8वीं कक्षा का सवाल है, तुमसे नहीं बन रहा है, तुम क्यों कोटा चले आए, माँ बाप को तबाह कर दिया। उल्टा बच्चा को डांटते हैं। कोई सेंटर काउंसलिंग का नहीं है उनके लिए जो उनको राहत दे। आपस में फ्रेंड्स का इतना कंपटीशन है कि किसी को समय नहीं है कि अपने दोस्तों की परवाह करे। बच्चा बेचारा घबरा जाता है, सोचता है क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे हमारे माता पिता, क्या बोलेगी दुनिया, और बच्चा ये कदम उठा लेता है। तो जिस समय एडमिशन होता है उसी वक्त आप कह रहे हैं कि चूंकि ये कारोबार भी इतना बड़ा हो गया है, सारे कोचिंग एंड सेंटर्स ऐसे नहीं होंगे पर ज्यादातर ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा का कारोबार फैलाया है और बिना किसी फिल्टर के आप सीधे किसी भी स्टूडेंट को लेते हैं, चाहे उसमें वो एप्टीट्यूड है या नहीं है, कैपेबिलिटी है या नहीं है, और उसके बाद किसी तरह की मदद नहीं। तमाम बच्चों के ऊपर घंटों पढ़ने का दबाव होता है और इसलिए हताश होकर बच्चे जान देते हैं। आनंद कुमार जी का ये कहना है। हर्षित भूटानी, आप फैकल्टी हैं कोटा में, कोटा में क्या हो रहा है? लगातार ये खबरें आती हैं और हर कोई अब कोटा का आप नाम सुनते हैं तो यही लगता है कि कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोटा में छात्रों की आत्महत्या की खबरें, क्योंकि यही सुर्खियां बनती हैं। तो कितने वहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, किन तरह के हैं, क्या उनके ऊपर कोई रोक टोक है, कोई जांच पड़ताल होती है कि किस तरह के ये सेंटर्स हैं? कुछ इसके बारे में बताएं हमें कि समस्या कैसी दिखती है वहां से। जी देखिए, कोटा में तो अलग अलग प्रकार के अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे जेई के रिलेटेड है, नीट से रिलेटेड है, जो उनकी बच्चों की प्रतिभा को काफी ज्यादा आगे प्रोग्रेस करवाते हैं, उनको डेवलप करवाते हैं। पर जैसे आनंद जी ने कहा कि जो बच्चों को जो फैमिली की तरफ से जो प्रेशर मिलता है, उससे बेहतर ये है कि बच्चों को सबसे पहले माँ बाप से अपनी बात करनी चाहिए कि किस प्रकार वो किस करियर में आगे जाना चाहते हैं, जो उनका पसंद का है। लेकिन क्या ये कोचिंग में नहीं देखना चाहिए हर्षित भूटानी साहब के बच्चे में एप्टीट्यूड है या नहीं, या सिर्फ पैसा लेने की वजह से एडमिशन्स ले लिया जाता है बिना टेस्ट के या फर्जी टेस्ट के? जी मैम, देखिए कई जगह पे तो होता है ऐसी बात, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि हाँ बिल्कुल काफी चीजों में ऐसी चीजें होती हैं। पर यहाँ पर भी हमको जो पेरेंट्स होते हैं उनको देखना चाहिए कि उनका बच्चा किस लेवल तक अपना एजुकेशन को संभाल पा रहा है। बिल्कुल सही बात। उसके अलावा भी जो भी नई शिक्षा नीति भी आई है, जिसमें हम काफी सारे स्किल बेस्ड प्रोग्राम की हम बात करते हैं, तो बच्चों को इनकी तरफ भी आगे आकर्षित करना चाहिए पेरेंट्स को, जिससे कि बच्चे अगर किसी पर्टिकुलर स्किल्स में डेवलप्ड है तो ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर ही बनेगा या इंजीनियर ही बनेगा या किसी और पर्टिकुलर फील्ड में भी जा सकता है वो बच्चा। तो ये सब काफी चीजें फैमिली की तरफ से भी आती है। जब तक फैमिली सपोर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा, बच्चे की पेरेंट्स ही मेन फर्स्ट काउंसलर्स होते हैं। अगर वो काउंसलिंग अच्छे से करेंगे अपने बच्चों की, तो डेफिनेटली बच्चा एक अच्छी प्रोग्रेस में जा सकेगा, एक अच्छे करियर में जाएगा
और डेफिनेटली ये जो अपने सुसाइड के केसेस है काफी हद तक कम हो गए, क्योंकि बच्चे के ऊपर एक कम प्रेशर रहेगा। पर क्या ये भ्रम भी फैलाया जाता है? आनंद कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कोटा में जो गया वो डॉक्टर इंजीनियर बन ही जाएगा। आपने शर्मा जी वर्मा जी के बेटे की बात की कि तो वो भी दबाव होता है समाज से कि देखो फलाने के बेटे ने ये कर लिया, हम कैसे नहीं करेंगे, वो भी बात है। और क्या ये गलतफहमी में रहते हैं बहुत बड़ी तादाद में, खासकर अपने लोअर मिडिल क्लास की बात की, किसी तरह से पैसा जुटाकर अपने आखिरी जमीन बेचकर आपने अपने बच्चे को भेज दिया इस उम्मीद में कि वहां चले गए तो भविष्य बेहतर हो जाएगा। तो ये भ्रम भी फैलाया जाता है कोचिंग संस्थानों द्वारा कि आप वहां चले गए तो गारंटी है आपकी कि क्वालिफाई कर जाएंगे आप। अब इसमें बोलने की दो बात नहीं है, दो मत हम लोगों के पास नहीं कि कोई कोचिंग सेंटर हमारे यहाँ इतना रिजल्ट हुआ, ये तो एक छोटी बात है। हमारे यहाँ पढ़ोगे तो रैंक 1 लाओगे, अंडर रैंक 10 लाओगे। हाँ। हमारे पास खुद हमारा अनुभव, ऐसे बच्चे आते थे जो सुपर 30 के टेस्ट में कुछ भी नहीं कर पाते थे, लेकिन आते ही पूरे जोश में करते थे कि मैं रैंक 1 दूंगा सर, मैं गारंटी देता हूं मैं रैंक 1 दूंगा। तो हम लोग उसको समझाते थे कि बाबू पहले तुम अपना अभ्यास करो, देखो अपने +2 पर ध्यान दो। लेकिन बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, फिर हम बोल रहे हैं सबके बारे में नहीं, बोले हाँ तुम दे सकते हो रैंक 1, काहे नहीं दे सकते हो, मेहनत से कुछ भी संभव है। लेकिन मेहनत से कुछ संभव है, लेकिन समय की भी तो सीमा होती है जी। तो बच्चा को ये सपना दिखाया जा रहा है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, मोटिवेशन के नाम पर उनको झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है कि तुम रैंक अच्छा दे सकते हो, इतिहास बना सकते हो। बच्चा बेचारा झूठे सपने देखने लगता है, और जब सपने उसके चकनाचूर होते हैं और हकीकत के धरातल पर आता है तो उसको बचाने वाला कोई नहीं मिलता। बहुत अफसोस, ये बात सच है। बहुत ज्यादा अफसोस, दुखद बात है कि झूठे सपने दिखाना। और सही बात है कि मेहनत से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसा आनंद जी ने कहा कि एक समय सीमा भी होती है, एक आपकी अपनी क्षमता होती है, एक आपका एप्टीट्यूड होता है। ये झूठे सपने दिखाए जाते हैं काफी जगह पे। सौरभ कुमार जी, आपका इस पर क्या कहना है? आप चीफ एकेडमिक ऑफिसर हैं विद्या मंदिर क्लासेस के। विद्या मंदिर क्लासेस बहुत मशहूर है, कोचिंग में इसका नाम है। तो बहुत सारे कोचिंग आप देखें शहरों में, छोटे शहरों में चले जाएं, बी टाउन में जाएं, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स होती हैं और उसमें रैंक 1 वाले पता नहीं कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो पता नहीं किन एग्जामों में दावे किए जाते हैं कि रैंक 1 लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्केटिंग का हिस्सा बन गया है ये जी। सबसे पहली बात तो ये बहुत ही दुखद विषय है जिसपे हम आज चर्चा कर रहे हैं जी। और जो एक देखिए, एक चीज तो बड़ी जो सत्य है वो ये है कि अगर हम मेडिकल की बात करते हैं तो 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने इस बार अपीयर किया है। इंजीनियरिंग में करीब 12.5-13 लाख बच्चों ने अपीयर किया है और उसमें से सक्सेस परसेंटेज कम है। जो खासतौर से सुसाइड का अगर आप के पॉइंट को अगर हम लेके जाते हैं तो सुसाइड IIT IIM के अंदर भी इस साल आप लोगों ने भी कवरेज की थी कि काफी होते हैं। बिल्कुल। तो एक इसमें मुझे जो कोटा को लेके लगता है वो सबसे बड़ा मुझे पॉइंट जो लगता है, जो शायद बाकी दोनों लोगों ने भी कहा, कि नॉर्मल प्रोसेस में जब आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जहां पे आप अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, जहां पे आप अपनी बात को कह सकते हैं, वो चीज काफी रिलैक्सिंग होती है। लेकिन अगर आप एक अनजान शहर में पहुंच जाते हैं जहां पे आपका कोई मित्र नहीं है, आप माँ बाप से भी बात नहीं कर पा रहे हैं, लाखों बच्चे उस शहर के अंदर हैं और उसमें से कुछ बच्चे ही सक्सेसफुल होने हैं, तो ये प्रेशर बच्चों के ऊपर आता है। तो पहली चीज तो ये है कि हर माँ बाप को मैं हमेशा कहता हूं कि ये समझा के भेजना चाहिए और ये शुरू से बताना चाहिए कि इंजीनियरिंग या मेडिकल एंड ऑफ लाइफ नहीं है। लाइफ में बहुत सारे एवेन्यूज आते हैं जिन एवेन्यूज में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये पहली चीज तो हर माँ बाप को अपने बच्चे को ये बात बिल्कुल समझानी चाहिए, क्योंकि लाइफ से बढ़कर कोई भी चीज दुनिया में नहीं है और इस उम्र में तो बिल्कुल भी नहीं जिस उम्र में ये बच्चे इस डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेरेंट्स टीचर्स दोनों को ये बात बहुत अच्छे से समझानी है बच्चों को कि आप अपना बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं, अपना बेस्ट ट्राई दे सकते हैं, बट एक नीट के एग्जाम में या एक जेई के एग्जाम में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में फेल हो गए, क्योंकि उसके अलावा बहुत सारे एवेन्यूज हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगली बार फिर चांस आ सकता है। और जो एक बात बहुत अच्छी अभी आपने कही या आनंद सर ने कही कि एक रैंक 1 को लेके जो पागलपन है वो बहुत डीमोटिवेटिंग हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए। और अगर आप देखें तो रैंक 1 ऑन एन एवरेज 10 से 12 इंस्टीट्यूट आजकल क्लेम करने लग गए।
जी। तो ये भी नहीं, तरीका ये जो सही है और बहुत वो हैरान अच्छा करती है तरीका ये नहीं बात, बहुत हैरान करने वाली हाँ, बात है। बड़े और- बड़े और होर्डिंग्स आप होते देखेंगे हैं इसके। मजेदार बात ये होती है कि बच्चा कलकत्ता में रहने वाला है, उसका पढ़ रहा है, और उसको कोटा में भी दिखा दिया गया, कोटा में रहने वाला है उसको मतलब हाँ, अहमदाबाद में हाँ, भी दिखा हाँ, दिया गया। वो बिल्कुल। ऐसा पॉसिबल लगता है कि बच्चे के पास चार्टर्ड प्लेन था और वो सारे देश में घूम घूम के पढ़ रहा था, कोचिंग कर रहा तो ये तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है ही, जो एक टॉप रैंक को लुभाने की बात है। मुझे लगता है सक्सेस परसेंटेज की बात करनी चाहिए अगर मार्केटिंग की बात करनी है। दूसरी बात, बच्चों के अंदर जो भी क्लास का आपका माहौल है, जो सिस्टम है, वो स्ट्रेस फ्री सिस्टम होना चाहिए, ना कि उस चीज को प्रेशराइज तो करने वो के लिए। स्ट्रेस फ्री कैसे होगा ये भी समझना चाहेंगे, पर डॉक्टर अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोवैज्ञानिक। किस तरह से एक बात यहां पर उठी कि पेरेंट्स अगर, माँ बाप, अभिभावक अगर होते हैं बच्चों के साथ तो बात कर सकते हैं, आपके पास कोई होता है जिससे आप अपनी समस्या कह सकें। दूर रहकर जो बच्चे कोचिंग में जाके पढ़ते हैं वहां पर ये मामले ज्यादा होते हैं क्योंकि आपके आसपास कोई है नहीं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर हैं, प्रेशर बहुत है। क्या परिवार से दूर रहना एक बड़ी समस्या होती है इस कम उम्र में, इतने दबाव को अकेले झेलना? देखिए, यहाँ अगर हम सबसे पूछें कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल है, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोचिंग सेंटर्स की भी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वहाँ भी हमें देखना पड़ेगा, राइट। पेरेंट्स की हम जब बात करें तो हम बिना बच्चे का एप्टीट्यूड समझे, अगर बच्चे का रिजल्ट 12th स्टैंडर्ड में अच्छा है तो वो मेडिकल ही पढ़ेगा या इंजीनियरिंग में ही जाएगा, राइट। इससे हमें ऊपर उठना है, राइट, हमें उसके एप्टीट्यूड पे भी फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने भी बताया कि अगर बच्चा किसी कोचिंग सेंटर में अगर पहुंचता है जो घर से बहुत दूर है, तो कोई भी कोचिंग सेंटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोल के नहीं हटा सकते कि ये पेरेंट्स को देखना चाहिए था। अगर वहां तक पहुंचे हैं वो, अगर वहां पहुंच गए, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कोई मैकेनिज्म डेवलप करें और ये फाइंड आउट करें कि बच्चे में एप्टीट्यूड है या नहीं है। और अगर लगता है कि पेरेंट्स ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जमीन बेच के उन्होंने बच्चे को वहां भेजा है, तो आप पेरेंट्स को भी बताएं ना, थोड़ा सा उनको बताएं कि देखिए इस बच्चे में, राइट, तो ये समस्या है ना, क्योंकि इम्तिहान ही वहां पर सही से नहीं ले रहे, क्योंकि पैसे ले लेने होते हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये इतना बड़ा कारोबार है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, डॉक्टर सुषमा, ये चाहते हैं कि जो पैसे हमारे पास आ रहे हैं हम उसको जाने क्यों दें। आप एक प्रोडक्ट की तरफ देख रहे हैं और आपको ये बिल्कुल परवाह नहीं है ज्यादातर सेंटर्स को कि बच्चे में एप्टीट्यूड है या नहीं है, आप और थोड़े दिनों के बाद में बच्चा नहीं कोप अप कर पाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी को और आपको इस बात का अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आपने ये विषय चुना जी, क्योंकि ये विषय इस समय राष्ट्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है। जो बात आप कह रही हैं, माता पिता अपने बच्चे में बेस्ट देखते हैं और वो ये मानते भी हैं कि उनका बच्चा बेस्ट है, इससे ज़्यादा वो देखना नहीं चाहते। ये फेलियर माता पिता मात्र का नहीं है, माता पिता का है, अध्यापकों का, शिक्षकों का है, कोचिंग संस्थानों का है, हमारी नीतियों का भी है। ऐसी व्यवस्था हमें क्यों देखनी पड़ी कि स्कूल करने के बाद भी हम उनके टेस्ट लेते हैं, स्कूलों के टेस्ट पर हम विश्वास नहीं करते। अब तो बहुत साल हो गए इस बात को, तो बच्चा वहाँ पढ़ना बंद कर देता है। माता पिता की गलती इतनी है कि वो सिर्फ इतना चाहते हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, ज्ञान मिले नहीं मिले वो ना उनका सरदर्द है, ना कोचिंग संस्थानों का सरदर्द है। तो ये जो मानसिकता आई है कि बस डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, बस जेईई क्लियर कर ले या नीट क्लियर कर ले और वहाँ चला जाए, वो बच्चे पर जो एक अजीब सा दबाव बनाता है। और मैं यहाँ थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ अरविंद जी से जो प्रश्न आपने पूछा, मेरे मस्तिष्क में जब ये विषय आया तो सबसे पहले ये प्रश्न आया कि वो कोचिंग फैक्ट्री थी, सुसाइड फैक्ट्री क्यों बन गई। एक बच्चा जो 12 वर्ष का, 15 वर्ष का, 16 वर्ष का, सबसे वल्नरेबल एज होती है, वो संवेदनशील भी, कच्ची आयु जिसको हम कहते हैं, और उस आयु में माता जितना बच्चे का ध्यान रखती है, यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल, और जो हमारे यहाँ साथी सुन रहे होंगे वो भी समझ सकते हैं। अब बेटा ये खा लो, अब बेटा ये पी लो। एक अनजान शहर में वो चला गया, जैसा शायद आनंद जी ने बात की थी, अनजान शहर में, अनजान परिवेश में, किराए के मकान पर या कमरे पर, उसमें साथी कौन मिला इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, वो किसका मकान मिला इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। और जो बच्चा इस समय जीवन लगा रहा है क्योंकि उसे कुछ बनना है, हाँ, वो दबाव है कि आपके ऊपर इतने पैसे मतलब लगाए गए, इट्स लाइक मैं पढ़कर हैरान रह गई कि इतने प्रेशर्स हैं उस पर
पेरेंट्स प्रेशर, पीयर प्रेशर, टीचर प्रेशर, एग्जाम प्रेशर, टेस्ट प्रेशर, रिजल्ट प्रेशर, कि वो प्रेशर कुकर की लाइफ जीने लगता है उस उम्र में। तो प्रेशर कुकर के जीवन से तो जीवन का अंत कर लेना कोई भी बच्चा समझ लेगा। इसलिए हमें इस पर मुझे लगता है इतनी गंभीरता से विचार करना चाहिए, ना तो कोचिंग संस्थान इससे अपनी उत्तरदायित्व मोड़ सकते हैं, और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी, कि किस तरह से कोचिंग संस्थान मशरूम कर रहे हैं और क्या उनकी किस तरह की कोई चेकिंग होती है, कि मतलब क्या वो स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं, किस तरह के एग्जाम लेने। मैं आऊंगी आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा अभी हम लोग में, और उसके बाद हम लौटेंगे क्योंकि हम इसके निदान पे भी बात करना चाहते हैं। करेक्शंस क्या होने चाहिए, कुछ कारण तो समझ में इसका आता है, पर अब एक इस तरह की पूरी ये व्यवस्था बन गई है, तो इस व्यवस्था को सुधारने के लिए का समय बिल्कुल आ चुका है। जिस हद तक हम सुसाइड्स देख रहे हैं वहां पर आत्महत्या, तो क्या करना चाहिए, और स्ट्रेस फ्री माहौल जो है वो कैसे बना सकते हैं हम इन क्लासेस में कम से कम, और वहां पर जो शिक्षक हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। एक ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा कर रहे हैं गंभीर विषय पर। कोटा में कोचिंग फैक्ट्रीज जो बन गई हैं, वहां पर लगातार हो रही हैं आत्महत्याएं। क्यों, क्या गलत है और कैसे इसे सुधारा जा सकता है। हर्षित भूटानी साहब, आप फैकल्टी हैं कोटा में, आपसे एक छोटी सी बात ये जानना चाहते हैं। बहुत लोगों ने बात की कि क्लासेस में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए, तो किस तरह का, कैसे हो सकता है ये, क्या करना चाहिए वैसे में, और क्या अभी नहीं है? देखिए, जिस प्रकार के जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर की बात होती है कोटा के अंदर में, सबसे पहली बात, जो बड़ी कोचिंग संस्था है जिनमें एक क्लासरूम में करीबन 100 से करीबन ज्यादा ही बच्चे होते हैं, वहां मेरा से मानना है जब तक टीचर का 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होता है। दूसरा, किसी कक्षा में जब बच्चा कोई पढ़ने आ रहा होता है, उसे जब दिखता है कि बहुत सारे बच्चे बैठे, तो टीचर मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अच्छा, ये सब बातों को भी ध्यान देना चाहिए। तो स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत ज्यादा बड़ी है, यानी कि एक क्लास में बहुत स्टूडेंट्स हैं, ये भी एक समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। फिलहाल मैं जैसे जानता हूँ, कोटा में खुद रहता हूँ, काफी देखता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, काफी एक क्लासरूम होता है जहाँ पे टीचर एक माइक लेके पकड़ा रहा होता है, बच्चों को सब समझ रहे होते हैं बच्चे उनकी बात को, परंतु जो पीछे पीछे बैठा एक बच्चा होता है, उसकी आवाज शायद वहां तक नहीं पहुंच सकती। और एक बड़े क्लासरूम में जहाँ करीबन 100 बच्चे होते हैं, वहां पर तो एक पीछे बैठे रहने वाले बच्चे का उतना माइंड डेवलप नहीं हो पाता है। तो और ऐसे जगहों पे ये अपने आप में उन बच्चों को जो जिनमें हिचक होगी, वो उनको वो सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं आ पाएगी जब ऐसा माहौल होगा। तो इसका एक बिल्कुल जो उलट है वो आनंद जी के क्लासेस में, संस्था में देखा जाता है। आनंद जी, ये जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है बहुत बड़ी समस्या है ये। आप इस पर, जहां पे सिर्फ 30 बच्चों की बात होती है, सुपर 30 है आपके संस्थान, तो ये बहुत गंभीर है कि जब 100 बच्चे होते हैं, कैसा क्या होना चाहिए ये टीचर स्टूडेंट रेशियो, और किस तरह का माहौल होना चाहिए। बच्चों में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी बच्चा संवाद कर सके टीचर से, और तभी जाके वो कॉन्फिडेंस आ पाएगा शायद। नहीं, इन्होंने अभी बहुत अच्छी बात कही कि रेशियो पर बहुत ध्यान देना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हर बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, और जो टीचर्स हैं उनको बहुत टाइम देना चाहिए और अपने परिवार जैसा बच्चों को समझना चाहिए। होता क्या है दरअसल में कि बच्चों के दिमाग में हम रैंक वन डाल रहे हैं, उसके बजाय बच्चों को हम लोग ये देने का प्रयास करते हैं कि आप मेहनत करिए, जितनी आपकी क्षमता है आप क्षमता लगाइए, लेकिन आपकी परीक्षा अगर खराब हो जाती है, आप IIT नहीं भी जा पाते हैं, तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये आप बच्चों, आपको आश्वस्त होना पड़ेगा, इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया में किसी एक परीक्षा में इतनी ताकत नहीं है कि आपकी प्रतिभा की गवाही दे सके। इसलिए पढ़ो लिखो, IIT करो, नहीं तो NIT में जाओ, वो भी ना हो तो एक अच्छा इंसान तो जरूर बनो। इस भावना को लेकर जाना चाहिए। फिर पैनी निगाह रखना बहुत जरूरी है कि कौन बच्चा टेस्ट में कैसा कर रहा है,
टेस्ट में खराब कर रहा है तो क्यों खराब कर रहा है, उससे बातचीत करना, उससे दोस्ताना संबंध बनाना, हंसी मजाक करना, ये जरूरी है। अगर बच्चा एब्सेंट हो रहा है तो क्यों एब्सेंट हो रहा है, क्लास में मायूस है तो क्यों मायूस हो है, ये बातों को अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो न सिर्फ ये जो घटनाएं घट रही है वो रुकेंगी, बल्कि एक अच्छा वातावरण बनेगा और बच्चे बहुत सीखेंगे। हम लोग बच्चों को बहुत हंसाते हैं, मजाक करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे बच्चे बहुत खुश रहते हैं। और हर बच्चे के बारे में जानकारी न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पूरे फैमिली मेंबर को होती है, इससे बच्चा एकदम कंफर्ट लेवल पर होता है। कभी कभी उदास होता है, हाँ, फिर भी हम लोग करते हैं उस पर बातचीत करके समाधान। हाँ, वैसे में तो बच्चों को लगेगा कि वो अपने परिवार में है और जाहिर है कि उनमें वो उदासी नहीं होगी जब कोई मिलेगा, लेकिन ये तभी संभव होगा जब के कम स्टूडेंट्स होंगे। जहां पर 100 स्टूडेंट्स को एक टीचर माइक पर लेके पढ़ा रहा है तो कहां वो ध्यान दे पाएगा। अरविंद जी, तो जो पॉजिटिव हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेयर की, आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से ये पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्लासरूम्स में बनाया जा सकता है? जैसे आनंद जी ने अभी बताया कि बच्चे का इंटरेक्शन होना टीचर के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इससे आगे बढ़ के मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक कोऑर्डिनेशन पेरेंट्स और इंस्टीट्यूशन के बीच, जो कोचिंग सेंटर है, इनके बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और अगर कोई बच्चा, एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पॉइंट आउट बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कोई सैड है बच्चा क्या। अगर कोई बच्चा सैड है तब हम उससे बात करते हैं, पेरेंट्स को ऐसा लगता है, टीचर को लगता है कुछ प्रॉब्लम है। हमें इससे हटके हमें ये देखना चाहिए कि क्या बच्चे में किसी भी तरीके का बिहेवियरल चेंजेस है क्या, जो सडन बिहेवियरल चेंजेस है, राइट। अगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि हम हर बच्चों को राइट नोटिस करें, हम देखें कि क्या उसमें कोई सडन बिहेवियर चेंजेस हैं क्या। अगर कोई सडन बिहेवियर चेंजेस है तो हमें उस पर एक्शन लेने की नीड है, राइट। मैं एक एग्जांपल और दूंगा। जब पेरेंट्स फोन करते हैं बच्चे को तो बोलते हैं कैसे हो, राइट, तो बच्चा बोलता है ठीक हूं, राइट। कैसे हो का मतलब ये होता है कि मैं फिजिकली ठीक हूं, राइट। कैसे हो, आपका फिजिकल हेल्थ कैसा है, और मैं फिजिकली ठीक हूं तो ठीक हूं मैं। हमें ये एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा बचपन से ही, राइट। जब हम बच्चों के डेवलपमेंट की बात करते हैं वहीं से, कि हम जब किसी से पूछे कि कैसे हो, तो ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, ये मेंटल हेल्थ है। और आपने जो बोला इन्वायरमेंट तभी पॉजिटिव होगा जब हम कोऑर्डिनेशन, राइट, एक ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट्स और हम हर एक बच्चे को मॉनिटर कर पाएंगे। यहाँ यस जरूर है ये कि हर एक बच्चों को मॉनिटर हो, और तभी होगा जब वो जो रेशियो है वो भी सही होगा और टीचर्स ध्यान दे पाएंगे। और जो काउंसलिंग सेंटर्स की बात की थी उस पर भी हम आना चाहेंगे, पर फिर से एक ब्रेक का समय है। तो इस काउंसलिंग सेंटर्स का क्या रोल है, क्या है वहाँ पे काउंसलिंग सेंटर्स, या उनके नाम पे सिर्फ कुछ चीज़ें हैं लेकिन कोई खास मदद नहीं हो पाती बच्चों की, जहाँ जाके वो अपनी परेशानियों की चर्चा कर सकें? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं इस बारे में। तो हमारी शिक्षा नीति में ही, या शिक्षा में जो समस्या है हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि क्यों जो छात्र हैं, कम उम्र के छात्र, उनको वो आत्महत्या जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। डॉक्टर सुषमा यादव हमारे साथ हैं, सदस्य यूजीसी। मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात हुई, कुछ कानून इसके ऊपर हैं, स्कूल्स में भी, यहाँ पे भी होने चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, यूजीसी का अगर मैं अभी बात करूं तो यूजीसी कोर्स के हिसाब से 1 to 15, 1 to 30, 1 to 60 मैक्सिमम है ये, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स, उस प्रकार की। और ये हम देखते हैं हर विश्वविद्यालय को रिकॉग्नाइज करने से पहले अवश्य देखते हैं कि फैकल्टी की, मतलब टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कोचिंग संस्थान क्यों इन बातों को ध्यान नहीं कर रहे, या हम उनको क्यों रेगुलेट नहीं कर रहे। बिल्कुल। अब वो संस्थान बन ही गए हैं तो दे आर एंटिटीज, दे आर लीगल एंटिटीज, और उनको हमें रेगुलेट करना चाहिए। और ये तो टीचिंग नहीं है, ये तो कोचिंग है। कोचिंग तो उससे भी अधिक
सघन होता है। तो कोचिंग में यदि टीचिंग के लिए हम 1 से 30 रखते हैं, 1 से 15 रखते हैं, तो यहाँ तो 1 से 10 ही होना चाहिए। मुझे याद है हम लोग ट्यूटोरियल्स रखते थे क्लास के अतिरिक्त। ट्यूटोरियल में तो 8 से 10 बच्चे ही होते थे। कोचिंग वो होती है, तो कोचिंग और भी कम होनी चाहिए, क्योंकि पर्सनल और कोचिंग तो तभी है ना आप बच्चे के अंदर जान सके क्या हो रहा है और क्या एप्टीट्यूड है। अगर टीचर ये नहीं पहचान पाता है तो वो कोचिंग नहीं हो सकती। गलत है, तो इसका ध्यान रखा जाता है। सौरभ जी, ज्यादातर कोचिंग संस्थानों में जो रेशियो है वो कैसी है? देखिए, पहली बात तो मैं जो हर्षित जी ने कहा कि कोटा में तो स्ट्रेंथ शायद उससे भी ज्यादा है, लेकिन मैं अपने कोचिंग की बता सकता हूँ कि विद्या मंदिर क्लासेस के अंदर इस चीज का ध्यान रखा जाता है। बैच साइजेस बिल्कुल भी बड़े नहीं हैं और ऑलमोस्ट रेशियो जो है वो बहुत सटल रेशियो है, जहाँ पे हम 3 टीचर मिलकर पूरे ग्रुप पे ध्यान दे सकते हैं। कितने होते हैं आप? कितने होते हैं हमारे यहाँ नॉर्मली मैम 40 से 45 के बीच में होते हैं, जिनको 3 टीचर पढ़ाते हैं, तो रेशियो आप वही 1 से 15 का मान सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारे यहाँ पर जो हम बीएमसी में फॉलो करते हैं कि हर बच्चे के पास एक एकेडमिक मेंटर और एक नॉन एकेडमिक मेंटर हर बच्चे के साथ अलाइंड होता है। एकेडमिक मेंटर का काम है कि उसके साथ बच्चे के साथ बात करना कंटिन्यूअस और उसकी एकेडमिक इश्यूज को सॉल्व करना, और नॉन एकेडमिक मेंटर का काम है कि उसके साथ मिलके उसके सारे नॉन एकेडमिक इश्यूज को सॉल्व करना। कि जैसे नॉर्मली तो दिल्ली में या हमारे जो भी सेंटर्स जहां जहां हैं वहां पे हॉस्टल्स कम ही हैं, बट नॉर्मली बच्चे आके ही पढ़ते हैं। बट जहां जहां भी हॉस्टल्स भी हैं वहां पे प्रॉपर टीचर्स रहते हैं उनके बच्चों के कांटेक्ट में। और जो ये जो एक ट्रायंगल है कोचिंग, स्टूडेंट और टीचर, इसके जो तीनों साइड्स हैं इसको हमेशा जोड़ के रखना होता है, तभी ये स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट हम स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। और बच्चे की एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों क्वेरीज को आपको रेगुलरली सॉल्व करना होगा। यही सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चों की समस्याएं हैं उसको लगातार ध्यान दें, सॉल्व करें। एक ब्रेक, फिर हमारे पास इतना ही समय है अभी, लेकिन आनंद जी हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगी कि आप सुझाव क्या देना चाहेंगे माता पिता अभिभावकों को एक ब्रेक के बाद। तो ये आखिरी हिस्सा है हमारा और हम चाहते हैं कि कुछ उम्मीद की बातें हों। आनंद जी, आपकी तरफ लोग बहुत उम्मीद से देखते हैं। छोटा संदेश आपका पेरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। हमारे पिताजी बहुत अच्छी बात बोला करते थे कि हर पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है एक बच्चे के बेहतर जिंदगी के लिए, और वो समझाते थे कि एक अच्छे बच्चे के भविष्य के लिए माता पिता को बहुत समय देना होता है। लेकिन माता पिता समझते हैं कि पैसा दे दिया, कोटा भेज दिया या कहीं उसको अच्छा दाखिला दिला दिया, पैसे के बल पर तो काम हो जाएगा। पैसे नहीं, समय दीजिए। जी, वो तो हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर पैसे से पढ़ाई होती तो हर अमीर का बच्चा पढ़ जाता। इसलिए माता पिता को चाहिए कि सोशल मीडिया से, अपने दोस्तों से, काम धाम से समय निकाल के बच्चों से दोस्ताना संबंध रखे, उनसे बातचीत करे और उनके इच्छा अनुसार उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे अहम यही है। बहुत संक्षेप में, बिल्कुल संक्षेप में कहूंगी, काश माता पिता अपने बच्चों से मन की बात कर पाते, और काश हमारे जीवन का जो दर्शन भारतीय संस्कृति का है वो दे पाते। जो माननीय वाजपेयी जी की 2 पंक्तियां कहूंगी सिर्फ, किंचित भी ना भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, क्योंकि जीवन हार जीत से कहीं बड़ा और कहीं ऊपर है। बहुत सुंदर बात, बहुत धन्यवाद आपका। और इसी भाव के साथ आगे बढ़ें और आप तमाम स्टूडेंट्स और तमाम अभिभावक जो देख रहे होंगे इस बात को ध्यान रखें कि जीवन हार जीत से कहीं ज्यादा बड़ा है। बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।